Namaskar. Good morning to all of you. अरे आ जा It तो was कोई very नहीं। exciting to be here. In the morning, Sandeep rightly mentioned about the purpose of this particular conclave, where both school education as well as higher education sector are represented. Sri Ranjan ji, मित्तल जी और हमारे बीच जो एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं स्कूल एजुकेशन सेक्टर से और हायर एजुकेशन सेक्टर से, आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन में थोड़ा देख रहा था कि बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट जो एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं वो सब यहाँ 19+ उन्होंने बनाया है। उसका आप थोड़ा स्वाद ले लीजिए, आपको मज़ा आएगा और कई सारे प्रोडक्ट हमारे एजुकेशन सेक्टर में लागू करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अभी अभी डॉक्टर सीताराम जो चेयरमैन AICTE मेरे बाद बने हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो AICTE ने शुरुआत की थी, लेकिन मैं शुरू स्कूल एजुकेशन से करना चाहूँगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एक बहुत ही रिफॉर्मेटिव पॉलिसी के रूप में उभर के आई है। सबसे पहले हमारे स्कूल एजुकेशन सेक्टर में जो बदलाव आज के 10+2 का यानी 10+2 सिस्टम से चेंज होते हुए 5+3+3+4 टोटल 15 साल का एजुकेशन और शुरुआत 6 साल के बाद नहीं लेकिन 3 साल के बाद ही, जिसको हम इनफॉर्मली आज तक कई LKG, UKG, नर्सरी या बाल वाटिका वगैरह वगैरह नाम से जाने जाते हैं, उसको भी फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए कोशिश की गई। The second important part is first 5 years of education should be absolutely lively, enjoyable, and इसलिए इसका करिकुलम बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। It's a very innovative one where students will play games, they will learn through stories, they will have lots of activities, thereby they will get excited, they will become inquisitive और उनमें एक वो ऐसी शक्ति निर्माण करना है कि हमको सीखना है या अपने आप बनना चाहिए। तो हमेशा हम देखते हैं कि बचपन में स्कूल में पेरेंट्स भेजने के लिए आते हैं, रोते रोते बच्चे जाते हैं और जिस दिन बारिश वगैरह होती, जैसे आज हो रही है, छुट्टी हो गई तो और खुशी हो जाती है। लेकिन अभी नया प्रणाली जो आ रही है उसमें शनिवार रविवार को यदि स्कूल को छुट्टी भी है तो बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है। ऐसा होने के लिए जो करना चाहिए ऐसी एक शिक्षा नीति आई है। तो इसमें एक जादुई पिटारा नाम का एक बॉक्स बनाया गया है। मेरे ख्याल से सब स्कूलों में इससे ऐसे 2-3 बॉक्स लेके रखने पड़ेंगे, बहुत सस्ते में है, एक आध 15-20 हज़ार में आप उसमें इनोवेशन भी कर सकते हैं। यदि वो खोलने से बच्चे के मन में एकदम एक ऐसी रुचि निर्माण होगी कि इसको देखना है क्या उसको देखना है क्या, ये खिलौना मैं ले लूँ, उसमें से हिस्ट्री सीख सकता है, सोशल साइंस सीख सकता है, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी सीख सकता है। ऐसा एक जादुई पिटारा बनाया गया। उसके बाद के जो 3 साल है उसमें नेचुरली हमको लिखना पढ़ना आना चाहिए और मदर टंग यानी मातृभाषा में शिक्षा शुरुआत होनी चाहिए। तो उसके स्क्रिप्ट, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ये सब आना है। उसके साथ साथ और 2 भाषाएं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 भाषा सूत्र उसको भी बनाए गए। अभी अभी सीताराम बता रहे थे कि हमने जो कोशिश की है उसके बारे में बताने के लिए। मैं भाषा की जब बात कर रहा हूँ तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचार उठते रहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए आपको जितनी ज़्यादा भाषाएं आती उतना सहज रूप से आप उस राज्य में जाके उनके लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हो, वो फिर बिजनेस हो या अदर कम्युनिकेशन। तो जहाँ भी आप रहोगे उस प्रांत की भाषा अपने को मातृभाषा जैसे सीखनी पड़ेगी और अपनी मातृभाषा जो है उसको तो सीखना ही पड़ेगा। और ऐसे यदि करेंगे तो फिर आप बाद में अलग अलग नई भाषा सीखने में भी सक्षम रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर वो 3 साल के बाद जो अगला 3 साल का प्रवास है उसमें स्किल, पूरा सेशन भी गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन। तो छात्रों को बचपन से ही स्किलिंग करने के लिए उनकी मोटर एक्टिविटीज, हाथ पैर को चलाने के लिए, उसके साथ साथ दिमाग के साथ और हाथों का काम कैसे हो सकता है, ये जब सीखने लगेंगे तो उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम हासिल करेंगे। एक तो हर स्किल में या उसमें हुनर लाने के लिए कितने कष्ट होते हैं ये समझ में आएगा, पहली बात।
तो जो हम बार बार डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो बचपन से ही लोगों को, दूसरों को रिस्पेक्ट करने की आदत पड़ जाती है। यानी घर में कोई प्लम्बर आता है या इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसको हम अलग ढंग से देखते थे, लेकिन अब जब वो काम खुद करने के समय में जो कष्ट झेलना पड़ता है वो देखने के बाद उसके प्रति एक सद्भाव निर्माण होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद के जो 4 साल है, लास्ट 4 years इन दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम आज कहते हैं, तो उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आज जैसे 10वीं के बाद आप इधर आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज या साइंस कॉलेज ऐसे स्ट्रीम लेके जाना पड़ता है, और जिसको इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ ऐसे अलग अलग जगह में जाना है तो पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने से ही एडमिशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। लेकिन अभी नए तरीके में लास्ट 4 years में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप फिजिक्स के साथ हो सकता है साइकोलॉजी या फिलोसॉफी भी सीख सकते हो, केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक, ऐसे विषय भी लेकर आपको यदि मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है तो आप आ सकते हो। लेकिन वहाँ जो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, वो यदि कम है क्योंकि आपने वो विषय नहीं लिए है, तो शुरुआत में उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको जाने के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं कर रहे, लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया। ये हो गया हमारा स्कूल एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म हो गए, इसमें ध्यान लेकर अब सारे प्रिंसिपल जो भी स्कूल वाले हैं उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। हायर एजुकेशन की जो बात है, तो उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इसके ऊपर आग्रह है। यानी वो कंपल्सरी नहीं, किसी को अंग्रेजी में ही करना है तो अंग्रेजी में हायर एजुकेशन कर ही सकते हैं, जैसे आज चल रहा था। लेकिन यदि किसी को अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा को प्राप्त करना है, फिर वो इकोनॉमिक्स में हो, साइकोलॉजी में हो या इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, तो अपनी अपनी मातृभाषा में करने के लिए हमको लोगों को परमिशन देना चाहिए। उसमें एंट्रेंस एग्जाम में लिखने के लिए परमिशन देना चाहिए। ये सब शुरू हुआ 4-5 साल पहले, लेकिन लोगों ने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की थी। इंजीनियरिंग यदि अपनी मातृभाषा में करेंगे तो उनको जॉब मिलेंगे क्या? सब पेरेंट्स का एक होता है कि हमारे बच्चों को इतना फी दे के हमने भेजा है, तो उसके बाद में क्या उनको जॉब मिलेगा क्या? ये संभावना है क्या? तो हम उस समय पे हमेशा मैं बोलते रहता था, जब जर्मनी में जर्मन में, डॉइच में, और फ्रांस में फ्रेंच में, और जहाँ दूसरे जापान में जापानीज में, कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में, स्पेन में स्पेनिश में, और चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में, यदि वो लोग अपने अपने भाषा में इंजीनियरिंग, मेडिकल करके यदि दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में बेच रहे हैं, तो हमारे छात्र 22 भाषा जो हमारी 8th शेड्यूल में रिकग्नाइज है, उसमें शिक्षा लेके क्यों ना ऐसे ही इनोवेशन, रिसर्च कर सकते हैं? ये प्रश्न हम लोगों को पूछते थे। लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट करके ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी ऐसे लोग बोलते थे, और बोलते थे कि इसमें से सर्टेनली जॉब में प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन हमने एक उदाहरण के रूप में अभी मैं पेश करना चाहूँगा। पुणे में एक पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम मराठी में शुरू किया, और 4 साल हो गए। अभी उनके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं, और उसी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में भी कंप्यूटर साइंस चलता है। 2 डिवीज़न, तो एक डिवीज़न मराठी में चलता है। और मुझे खुशी है कि मराठी डिवीज़न के 75% के ऊपर स्टूडेंट्स को 4 लाख से 10 लाख का पैकेज बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों से मिली। तो इंग्लिश मीडियम वालों को 60% जॉब भी मिली है। तो इसका मतलब मातृभाषा में शिक्षा करने से सीखने में आसानी होती है, लेकिन एक्सप्रेशन करने के लिए उनको अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। सीखा है, और वहाँ के कॉलेज के कुछ छात्र तो अभी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में इंग्लिश मीडियम में आए हुए स्टूडेंट से भी अच्छा डिबेट इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसका मतलब भाषा सीखने में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए आसान होता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो कहा उसको सपोर्ट करने के लिए हमने सारी टेक्स्ट बुक्स AICTE की तरफ से अंग्रेजी में जो होती थी उसको हमने अलग अलग भाषाओं में बनाना शुरू किया, 12 भाषाओं में। और वो करने के लिए जो मैनुअल इंटरवेंशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल, उसका नाम भी हमने ऐसा ही रखा है, अनुवादिनी। अनुवादिनी यानी अनुवाद करने वाली, यानी स्त्रीलिंग ही है। समझ लीजिए सरस्वती इज आल्सो ए गॉडेस ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत हमने इसको अनुवादिनी नाम रख के उसको पेश किया हुआ है। और सारी किताबों को आसानी से
5 मिनट में बड़ी बड़ी किताबें, और यदि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें पिक्चर्स है, जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें फॉन्ट अलग अलग है, जिसमें टेबल है, ग्राफ है, वो सभी को भी दुनिया में कोई टूल नहीं है। ट्रांसलेशन तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, लेकिन ऐसा यदि कोई पीडीएफ फाइल है या इन डिजाइन वाला जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का फाइल है या एडोबे का फाइल है, उसको उसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ही या उसी सॉफ्टवेयर में ही अंग्रेजी का किसी भी 22 भाषाओं में ट्रांसलेट करके, और उसकी जगह भी से जहाँ जहाँ वो पिक्चर है वहीं वहीं ट्रांसलेट करके उसको दोबारा, यानी एक तरफ से Xerox color copy of a book in English into any of the 22 other Indian languages. This is what we have created under Anuvadi. I think this is what is the innovation. और हमारे देश के बहुत सारे छात्र, अभी उल्लेख हुआ कि 5th एनिवर्सरी ऑफ आवर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत मंडपम में, वहाँ एक सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत एक बड़ा सेशन चला। एक यंग एंटरप्रेन्योर, आप उसकी स्टोरी सुनेंगे तो ताजुब हो जाएंगे कि एक छोटे उड़ीसा के इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ एक लड़का, और उसने एक रॉकेट लॉन्चर तैयार किया था पहले। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन होने के बाद रोबोट और ड्रोन की कंपनी बनाई, और जो पाकिस्तान के साथ अभी अभी जो 2 महीने पहले सिलसिला चला, उसमें जो ड्रोन सप्लाई किए उस छात्र के बनाए हुए कंपनी से किए, और भारत को सुरक्षा कवच देने का काम ऐसे एक छोटे गांव के लड़के ने किया। तो हमारे देश में बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग पहले होता नहीं था। ऐसा नहीं कि हमारे ज़माने में अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं था। जो पिछले 10 साल में जो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बनाने में जो प्रयास हुए हैं, फिर स्कूल में हो, टिंकरिंग लैब्स हो, अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से जो हमने इंक्यूबेटर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाए हो, या AICTE की तरफ से जो अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनोवेशन ब्रांड एम्बेसडर और इनोवेशन काउंसिल्स बनाने के लिए कहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का उल्लेख हुआ, उसके जरिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टार्टअप्स, बिग एंड स्मॉल कंपनीज, हमारे छात्रों ने उसको सॉल्व किया है। ये सब देखते हुए हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का इंडिया का स्थान था, भारत का स्थान 81st पोजीशन में था, और अब 10 साल में उछल कूद करते करते हम 39वें स्थान पर 39th पोजीशन में पहुंच गए। इसका मतलब 81 से 39 यानी आधा रास्ता तय हो गया, और आधा रास्ता अगले 5-6 साल में यदि हम तय करेंगे तो दुनिया के सबसे इनोवेटिव नेशंस में हम बन जाएंगे। जब जिसको एजुकेशन भी नहीं है, ऐसे लोग, हमने एक प्रयोग करते रहे हैं काफ़ी सालों से, एक जुगाड़, जो गांव में रहने वाला जब कोई मशीन खराब होता है तो कुछ ना कुछ पिन गिन लगा के कुछ अपना काम चलाने वाला, ऐसे हम जुगाड़ बोलते थे। यदि वो अनपढ़ व्यक्ति यदि ऐसा कुछ इनोवेशन कर सकता है, तो जिनको शिक्षा प्राप्त हो रही है उनसे तो हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और यदि नहीं कर पाएंगे तो हमारी शिक्षा का फेलियर है, ऐसे समझना चाहिए। तो इसलिए ये जो अलग अलग प्रयास देश में चल रहे हैं, उसके वजह से हमने छलांग मारी है और छलांग मारेंगे। और मेरे ख्याल से अगला 10 साल का जो हमारा विस्तार होने वाला है, उसके जरिए 2047 तक ना केवल हम 50% के ऊपर GR, ना केवल हम लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, आज तो चौथे स्थान पर है, 2 साल में तीसरे स्थान पर, बाद में दूसरे स्थान पर। हमको चैलेंज दे रहा है बड़ा देश, जो आज जगत का सबसे बड़ा इकोनॉमी जो माना जाता है, मोस्ट डेवलप्ड नेशन। लेकिन उनको याद रहना चाहिए, जब कोविड हुआ था, जब वैक्सीन बनाने की समय आया था, तो सबसे पहले एक इंडिजिनस वैक्सीन हैदराबाद के बायोटेक कंपनी ने हमारे यहाँ कर लिया, और हमने बेच के पैसा कमाने के लिए नहीं किया, 100 के ऊपर देशों को मुफ्त में बांटा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये अमेरिका को समझना चाहिए। इसके अलावा जब वैक्सीनेशन हुआ, 140 करोड़ में से बच्चों को नहीं दिया गया था, तो 80-90 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आते आते मोबाइल में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा था। अमेरिका में हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट दे रहे थे, पर टेक्नोलॉजिकली कौन सुपर पावर है देखना चाहिए।
उसके अलावा आज हम पर्स के बिना, क्रेडिट कार्ड के बिना कहीं भी जा सकते हैं और QR कोड से पैसा कहीं भी दे सकते हैं, फिर वो रिक्शा में हो या कोई रास्ते में फ्रूट स्टॉल हो या चाय स्टॉल हो। ये अमेरिका में भी नहीं होता। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ताकत है, 140 करोड़ जनता है, और हमको ट्रेड में कुछ भी आप चैलेंज करते रहोगे, देखते रहोगे कि हम कहाँ पहुँचेंगे, आप कहाँ जाएंगे। ये चैलेंज हम स्वीकार करना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों के अनुरोध है, हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो, इंस्पायर करते रहो। कोई भी दुनिया से हमको रोकने वाला नहीं है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।